बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हमने आपको पूर्व में रीतिकाल के बारे में बताया था। आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीतिकालीन काव्य है, जिसमें रीतिकाल के नामकरण के संबंध में हमने आपको एक लेख प्रस्तुत किया था। रीतिकाल की 3 धाराएं प्रचलित थी, इसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तथा रीतिकालीन जो रीति मुक्त काव्य धारा के पुरोधा कवि थे घनानंद, उनके बारे में आपको बताया, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनके जीवन के बारे में हमने आपको बताया था। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं। आज हम आपको समग्र रूप से जो रीतिकालीन काव्य की सामान्य विचारधाराएं, सामान्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि रीतिकालीन काव्य की क्या प्रवृत्तियां रही, क्या सामान्य विशेषताएं थी। विद्यार्थियों, इस काल की कविता की प्रमुख विशेषता थी उक्ति वैचित्र और वचन वक्रता का महत्व। वचन वक्रता का बड़ा महत्व था। अभिधा का बहुत कम प्रयोग होता था। अपनी बात को शब्दों के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करना कि उसका जवाब इस तरीके से जाए कि सामने वाला उसको सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये कह क्या रहा है, और अंत में उसका निष्कर्ष कुछ, यानी शब्दों के साथ खिलवाड़, अपनी बात को सीधे तरीके से न कह करके अन्योक्ति के माध्यम से, वक्रोक्ति के माध्यम से इस तरीके से कहना कि उसका ज़्यादा असर हो, वो उसमें उक्ति वैचित्र हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक बार राधा जी पार्वती जी से मिलने गई, तो वो पार्वती जी से ऐसा प्रश्न किया उन्होंने ताकि वो उनको नीचा दिखा सकें कि आपका पति ऐसा है। तो उसका जवाब पार्वती जी राधा जी को ऐसा देती हैं जिसमें वो ये दिखाती हैं कि मेरे पति से भी ज़्यादा आपके पति ऐसे हैं। देखो आप उक्ति वैचित्र, वचन वक्रता देखिए आप। राधा जी कहते हैं कि भिक्षुक गो कित गो गिरजे। इसका साधारण अर्थ यह है कि तेरा भिखारी कहाँ गया है। इसके उत्तर में पार्वती जी कहती हैं कि सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी, कि वो भिक्षा मांगने को बलि के द्वार चला गया, क्योंकि बलि के द्वार तो विष्णु जी गए थे और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। तो यानी कि अपनी उक्ति से ये बता दिया कि तेरा ही भिखारी है, मेरा नहीं है। देखिए आप वचन वक्रता देखिए। फिर राधा ने सोचा कि दोबारा कोई ऐसा प्रश्न करो जिससे इनके नीची हो। तो उसने कही, है पशुपाल कहाँ सजनी, कि तेरा पशुपालक कहाँ है, क्योंकि वहाँ तो बैल भी है, शेर भी है, चूहा भी है, मोर भी है वहाँ तो, और जो उनके गण थे उनके भी जो है सवारियाँ जो थी पशुओं की थी। तो वो ये दिखाना चाहती तुम पशुओं में रहते हो, तो तुम पशु पालते हो, तो है पशुपाल कहाँ सजनी। तो उसका उत्तर भी देखिए पार्वती जी कैसे देती हैं कि वो सो जमुना तट धैनु चराए रहे, कि वो तो यमुना के किनारे गाय चरा रहा है। तो गाय कौन चरा रहा था? श्री कृष्ण, वो भी। तो आप देखिए वचन वक्रता, उक्ति वैचित्र। तो इस तरीके का काव्य बहुत लिखा गया इस युग में। तो ये भी एक इस काल की सामान्य विशेषता है। दूसरी इस काल की जो विशेषता है वो है काव्य विनोद का काव्यांग रूप में प्रयोग हुआ है। अलंकार विलास की अनुपमता,
इस काल की सबसे बड़ी विशेषता अलंकारिकता। अलंकारों का जबरदस्त प्रयोग हुआ है। अनुप्रास की छटा मिलती है, रूपकों की अनेक अलंकार की दृष्टि से पूरे हिंदी साहित्य जगत में रीतिकालीन काव्य को हम स्वर्ण युग काल भी कह सकते हैं, अलंकारों का स्वर्ण काल। और केशव दास जी ने तो यह घोषणा ही की थी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिना न बिराजहीं कविता वनिता मित्र, कि बिना आभूषणों के ना कविता अच्छी लगती है ना वनिता अच्छी लगती है। कविता कामनी हो गई। कविता कामनी को सजाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता है, अलंकारों की आवश्यकता है। तो अलंकारों की अनुपमता। छंद की नवीन और सानुनासिक योजना, नवीन योजना हुई छंद। इसकी पांचवी विशेषता है श्रृंगार का रस राजत्व, श्रृंगारिक वर्णन। श्रृंगार के दोनों पक्षों का ही वर्णन हुआ है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में मांसलता तक आ गई है, कामुकता तक आ गई है, वासना तक आ गई है, इस तरीके का श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में भी, वियोग श्रृंगार का तो बिहारी के यहाँ बहुत बड़ा परिपाक हुआ है। बात को सरस बनाकर कहने की प्रवृत्ति इस काल में बहुतायता से मिलती है। मुक्तकों में रस स्थापना के कारण व्यंजना का बहुत महत्व है इस काल में। कविता की कलात्मक सज्जा पर विशेष बल दिया गया है। काम शास्त्रीय परंपरा का समावेश हुआ है। नीति धर्म उक्ति को भी श्रृंगार का पुट देकर गले उतारने की अद्भुत कला का सन्निवेश हुआ है। इसमें नीति और धर्म की बात है, उसमें भी श्रृंगारिकता दिखाई देगी आपको। बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। राधा जी की स्तुति कर रहे हैं, धर्म की बात है। संसारिक बाधा हरने के लिए राधा का स्मरण आवश्यक है, परंतु वहां भी श्रृंगार देखिए, जा तन की झाई पर है, तन का यहां भी महत्व है। श्याम हरित दुतो, राधा नागर चतुर राधिके, जातन की झाई परे श्याम हरित दुतो। बांस की बांसुरी है, श्याम रंग श्री कृष्ण का है, गौर रंग राधा का है। तो रंगों की कलात्मकता देखिए। रीति ग्रंथों व लक्षण ग्रंथों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं इस काल में। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इस काल की एक विशेषता यह भी है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में इस काल में चित्रण हुआ है। इस काल में कवित्व, सवैया व दोहे जैसे छंदों का भी प्रयोग बहुतायता से हुआ है। ज्यादातर ब्रजभाषा की प्रचुरता है, ब्रजभाषा में ही काव्य ज्यादातर लिखे गए हैं। उसका कारण यह है कि एक तो यह मध्य देशीय भाषा थी, दूसरी यह प्रकृति से ही मधुर थी। कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। कोमल रसों का जो अभिव्यक्ति हुई है वो इस भाषा में हुई है। वीर रस की कविता भी इस काल में रची गई, जिसमें भूषण, सूदन और पद्माकर ने काफी काव्य लिखे हैं। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि ज्यादातर जो कवि थे वो राजाश्रित थे, राजा से प्राप्त थे। राजा की सुख के लिए, उनकी काम वासना की तुष्टि के लिए, उसके अहम की तुष्टि के लिए भी कविता करते थे। भक्ति काल के विपरीत यह स्थिति है। भक्ति काल में स्वांतः सुखाय के लिए लिखता था भक्त, अपनी आत्मा के सुख के लिए लिखता था, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ राजा से प्राप्त थे। स्वामी ने सुखाय की कविता हुई है, स्वामी ने सुखाय। वहां जन कल्याण की कविता थी, यहाँ स्वयं के कल्याण की कविता हुई है
कि स्वयं का कल्याण होगा। कविता लिखेंगे तो राजा से आपको जो है अर्थ की प्राप्ति होगी। और यहाँ का एक रीतिकाल की यह एक ऐसी विशेषता है जिसे हम इसका कविता की दृष्टि से तो श्रेष्ठ बता सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से यह काल अच्छा नहीं था। समाज से कोई सरोकार नहीं था साहित्यकारों का। वो राजा से प्राप्त थे, राजा के सुख के लिए लिखते थे। जन कल्याण का महत्व नहीं था, उसमें जनता की आवाज नहीं थी। काम वासना की तुष्टि स्वयं की थी और राजा की थी। ऐसे काव्य को पढ़ करके ऐसा लगता है राजा से प्राप्त, राजा की तुष्टि करने। बिहारी जी भी को रोज एक स्वर्ण मुद्रा एक दोहे पर इनाम मिलता था। तो इस तरीके से राजा से प्राप्त कविता जो राजमहल तक सीमित रह जाती थी, जिसमें श्रृंगार का पुट अधिक था, काम वासना का, भोग विलास का, राजा के यहाँ महफिलें लगती थी, सामंतों के यहाँ पर नृत्य गायन होते थे, तो वह दरबार तक सीमित रह गई कविता। वह जन कल्याण नहीं कर पाई, लोक कल्याण नहीं कर पाई। जो तुलसीदास जी की है कि कीरत भनित भूति बल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई, तो वह लोक कल्याणार्थ कविता नहीं रही, स्वामी ने सुखाए की कविता बन करके रह गई, रीतिकालीन कविता। एक पद्माकर का छंद है, उससे रीतिकालीन मस्ती अभिव्यक्त हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि रीतिकाल की बहुत कुछ विशेषताएं उसमें आ जाती है कि रीतिकाल की क्या मस्ती थी, कैसे रीतिकालीन कविता मस्ती का साधन बनी हुई थी। कि गुल गुली गुल गलीचा है, गुणीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर त्यों गजक है, गिजा है सजी, सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है। शिशिर के पाला कोना व्यापत कसाला जिन्हें, जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है। तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्रशाला है। इस छंद में रीतिकालीन मस्ती उद्घाटित हो जाती है, समस्त विशेषताएं इस छंद में आ जाती हैं रीतिकाल की। अतः विद्यार्थियों, रीतिकाल के इस छंद को अवश्य याद कर लेना। जब इसे गुनगुनाओगे, अकेले में बैठकर इसको गाओगे, इसकी गहराई में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रीतिकालीन क्या विशेषताएं थी। अतः संक्षेप में हमने आज आपको रीतिकाल की विशेषताएं बताई हैं। इसके पश्चात हम आपको रीतिकालीन जो आपके पाठ्यक्रम में है कवि, उनकी कविता का व्याख्या करके बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।